स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, ये जो थंबनेल है वो आप लोगों के लिए लाया गया है और स्पेशली आप लोगों के डिमांड पर लाया गया है। ठीक है, जब लगातार बच्चे जुड़ते हैं, आईटीआई के एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको एक हमारे से उम्मीद जगती है और वो उसी उम्मीद के साथ कमेंट करते हैं। पहला कमेंट तो आता है, सर आईटीआई एग्जाम बहुत शानदार गया, 90-95% इतना पाया मैं, ये वो एक फीलिंग है उनकी, वो शेयर करते हैं। फिर उनका अगला सवाल ये भी होता है, सर आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कराओ, कोर्स लाओ। ठीक है, तो फिलहाल हम कोई कोर्स नहीं ला रहे हैं, निःशुल्क फ्री क्लासेस हम ला रहे हैं यूट्यूब पर। अब इसको कितना कंटिन्यू रखना है, कितना लंबा चलाना है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। कई बार होता है ना कि आप जोश जोश में तो कर जाते हैं कि यार नहीं नहीं करना है, फिर अगले दिन जोश ठंडा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर थोड़ा सा भी अंदर 1% भी है इच्छा कि नहीं यार मुझे भी कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है वगैरह वगैरह, तो आपके लिए, आप लोगों के इतना ज़्यादा कमेंट्स और डिमांड को देखते हुए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। और शायद पहली बार होने जा रहा है ग्लोबल आईटीआई पर और ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो फुल्ली कम्पिटेटिव लेवल के होंगे। जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, भले ही वो रेलवे हो या टेक्नीशियन हो, TG2 लेवल का किसी भी स्टेट का बिजली विभाग के पेपर्स हों, या फिर RVNL, UPPCL, DRDO, इसरो, जो कुछ भी मतलब आप सोच सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं आईटीआई लेवल के, उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो उनका लेवल है, उनको यहाँ कराया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि एक चीज आपने देखा होगा कि यार थंबनेल पे तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मैं आज से नहीं, जब से मैं यूट्यूब पर हूं, मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वही रहती है। ठीक है, आज अगर यूपीपीसीएल की वैकेंसी आएगी तो कोई भी ट्यूटर हो, वो उसी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को यूपीपीसीएल के रंग में रंग देता है और आपके पास पहुंचाता है। कल को अगर बार्क की वैकेंसी आती है तो उसी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बार्क के रूप में आपको परोसा जाएगा। परसों रेलवे आएगी तो रेलवे के रूप में दिया जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको एक मास्टर की तरह एक ही कोर्स है, उसी को अच्छे से कराया जाएगा और वही हर ताले में लगेगा। आपकी वो जो चाबी है वो रेलवे में भी लगेगी, इसरो में लगेगी, यूपीपीसीएल में लगेगी, डीआरडीओ, मेट्रो, जो भी आप सोच सकते हैं आईटीआई लेवल की टेक्निकल जो पोर्शन है, हर जगह वो चाबी आपके काम करने वाली है। ठीक है, इन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे सन्नी सर, आप लोग पहले से परिचित हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन की बात होगी, फिटर के बच्चों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, अभिषेक सर ने गवर्नमेंट जॉब UPRVNL की उसे ज्वाइन कर लिया है, तो उनको मैं टाइम मैनेज करने या मैं चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा, तो फिटर के बच्चों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए हम अभी ला रहे हैं और आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए होगा। जो क्लासेज होंगी निःशुल्क होंगी, यूट्यूब पर होंगी और इससे रिलेटेड हम आपको PDF भी देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों की अपनी वेबसाइट globaliti.org पर लगातार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस पर डे नहीं मिलेंगे। और ये जो क्लासेज होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, वो टोटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग हमेशा की तरह कुछ यूनिक करने वाले हैं, चैप्टर वाइज चलेंगे। जैसे अगर हम कोई भी क्वेश्चन करने वाले हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन, सब टोटल क्वेश्चन जो होंगे कौन से होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और हम कैसे कराएंगे, चैप्टर 1, जितने भी चैप्टर 1 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए वो सब कराएंगे, फिर चैप्टर 2 कराएंगे, 3 कराएंगे, 4 कराएंगे, मतलब ऑर्गेनाइज कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी हमने डीसी जनरेटर उठा लिया, कभी मोटर उठा लिया, आज मन किया ट्रांसफार्मर करा दिया, ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि बेहतर तरीके से करना है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे सॉलिड तैयारी करवानी है, तो मैं एक तरफ से करूंगा, एक एक स्टेप सीढ़ी ऐसे चढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से वहाँ ढकेल दिया, वहाँ से यहाँ ढकेल दिया, ऐसा नहीं करना है। स्टेप वाइज चलेंगे, एक एक चैप्टर। और जैसे जैसे एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके आपको जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। और ये भी निःशुल्क होगा ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर, कॉम्पिटिटिव कोर्स के नाम से। यहाँ पर देखिए कंपटीशन कोर्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, 2 ऑप्शन आएगा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। तो आप इलेक्ट्रीशियन में तो इलेक्ट्रीशियन वाले में जाएंगे और आपको इलेक्ट्रीशियन में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये चीज होगी। बाकी जो क्लासेस हैं सनी सर कराएंगे और आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी उम्मीद रहेगी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे हम लोग लगातार। और शुरू कर रहे हैं तो आखिरी तक ले चलेंगे, बशर्ते बहुत से बच्चे एक दिन मोटिवेट होते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका जोश ठंडा हो जाता है। तो जोश जो है अपना ना, उसको ठंडा मत होने दीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी इच्छा है कि नहीं मैं इस लेवल को, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और आप अपना जजमेंट नहीं कर पाते हैं, आप अपना बेस नहीं चेक कर पाते, अपना लेवल नहीं चेक कर पाते हैं, फिर 10-20 दिन 50 दिन बाद लगता है कि नहीं यार ये तो गलती हो गई, शायद ये मेरे लिए नहीं बना था।
यहाँ पर आपको निःशुल्क है, आपको पूरा समय मिलेगा अपने को समझने को। जो क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे, क्वेश्चन जब आप कराए जाएंगे आपको, तो अगर उन क्वेश्चंस में से अगर 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिनिमम अपने आप आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है जो 100 में से 25% नंबर ला सकता है, ये 25% वाला मेहनत करेगा तो 75-80 तक जा सकता है। लेकिन जिसको सिर्फ 5 आ रहा हो, 5%, तो 5% वाले के लिए असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसको दूसरे रास्तों का भी चुनाव करना चाहिए, ठीक है। तो एक इंट्रो था, इस वजह से मैंने ज़्यादा समय भी लगभग ले लिया। तो अब मैं जो है इस फिल्म के असली कैरेक्टर जो कि सन्नी सर हैं उनको मैं बुलाऊंगा। और सन्नी सर ने आप लोगों को आईटीआई में बहुत समय नहीं दे पाए क्योंकि उधर शॉर्टेज था, तो उन्होंने ग्लोबल आईटीआई मोबाइल लैब पर थ्योरी पढ़ाई है चैप्टर वाइज। तो जो भी बच्चे उनसे पहले से जुड़े हैं, जो अवेयर होंगे, बाकी जो नए बच्चे हैं धीरे धीरे पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, तो उनको अंदाज़ा लग जाएगा। सर आपको पढ़ाएंगे और चुन चुन कर पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आईटीआई का एग्जाम नहीं है कि हमने फटाफट क्वेश्चंस देखे, रटे, ABCD किया, वहाँ पर टीप दिया, 90% लेकर आ गए। नहीं भाई, यहाँ एक क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको समय 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके हम उस लेवल को शायद अचीव कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत है। तो अब मैं बुलाऊंगा सन्नी सर को और उनको हैंड ओवर करूंगा क्लास। और आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि क्लासेस और सन्नी सर का एफर्ट आपको पसंद आए, इनकी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो उसकी डबल मेहनत आपको करना है। और साथ ही अपने सभी ग्रुप्स और आईटीआई के जो भी बच्चे हैं उनके बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि जिससे कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि किसी भी काम को, नए काम को करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। और पहले भी लगातार कई बार कमेंट्स आए, तो हमने कभी रैंडमली नहीं शुरू किया, हमने हमेशा बोला कि वक्त आएगा, वक्त आएगा, और शायद अब वो वक्त आ गया है। वक्त हम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि खुद को एनालिसिस, खुद का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, क्या हम उस लायक हैं कि इस चीज़ को करा सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, पहले परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी होता है, अपनी नॉलेज को अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो शायद अब लगभग वो चीज़ें हो चुकी हैं और अब समय आ गया है आपके इस डिमांड को पूरा करने को, ठीक है। तो अब पेश है आप सभी के बीच इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ये हमेशा यही रहती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि अब इसको पकड़ लो। जिस दिन आप आईटीआई में इसको पकड़ लोगे ना, ये आपका हमेशा बेड़ा पार कराता है। तो मैं अब बुलाऊंगा सन्नी सर को, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स भी अच्छे आने चाहिए, प्लस आपके पॉजिटिव फीडबैक आने चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं, दिल से आने चाहिए। अगर दिल से कोई काम होता है तो उसमें सफलता भी ज़रूर मिलती है। तो मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त, और मैं बुलाऊंगा अब सन्नी सर को। आइए सर। थैंक यू सर। देखिए भाई, विवेक सर ने हमेशा विवेक सर ने हमेशा आप लोगों के लिए कुछ यूनिक किया है और सबसे हटके किया है, ठीक है ना। तो विवेक सर का प्रयास एक जो रहता है, हमेशा इनको धन्यवाद भी मिला है कि सर आपने हमारे लिए बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा कंटेंट दिया। देखते हैं ये जो पहला हम लोग का प्रयास है, ये आप लोग बताएंगे कि हाँ सर कैसा गया, तब फिर हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आप देर ना करते हुए, सर ने तो पूरा अच्छे से ब्रीफिंग दे ही दिया है, अब मैं सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का सेफ्टी वाले चैप्टर से रहेगा, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर स्टार्ट होता है पहला सेफ्टी का, एकदम वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अभी तक आपने क्या किया होगा कि केवल थ्योरी के क्वेश्चन पढ़े होंगे और फिर जो आपकी निम्मी वाली ऑब्जेक्टिव बुक है उसका क्वेश्चन किया होगा। लेकिन अब आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और यदि मैं अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर ले रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन का, तो हम उससे कितना पढ़ पाएंगे, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल पास थ्रू योर बॉडी विदाउट हजार्ड। आपके शरीर से कितनी करंट पास हो जाएगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में देख लीजिए कि 1 मिली एम्पियर से कम, 10 से कम, 10 से 40 मिली एम्पियर, 8 से 15 मिली एम्पियर और 1 से 8 मिली एम्पियर, ठीक है। देखो भाई, हमारी शरीर जो है 1 मिली एम्पियर की यदि करंट है, 1 मिली एम्पियर की करंट ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। लेकिन 0.9 मिली एम्पियर, 0.9 मिली एम्पियर तक की करंट से कोई नुकसान नहीं होता है, से कोई नुकसान नहीं होता है, या कोई नुकसान नहीं, से नुकसान नहीं होता है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है।
नुकसान नहीं होता है 0.9 मिली एम्पियर तक। लेकिन जैसे ही ये 1 मिली एम्पियर होगा, 1 मिली एम्पियर जैसे ये होगा तो ये आपको नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 मिली एम्पियर से कम। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे 1 मिली एम्पियर यदि कहीं पे दिख जाएगा तो 1 मिली एम्पियर आपको नुकसान पहुंचाएगी, और इससे कम की जो करंट रहेगी, भाई इससे कम है ना 0.9 मिली एम्पियर। इस डाटा को याद रखना है आपको। ये कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है, कभी कभी आपसे ये पॉइंट पूछ लेता है, तो ये जो मैं लिखूंगा राइट साइड में उसको आपको सीधे सीधे नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा यदि टाइम लगेगा तो आप लोग इसमें ये ना कहिए कि सर एक क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। भाई आप अभी तक पढ़ रहे थे केवल और केवल अपनी थ्योरी। ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी शॉक इज डिपेंड ऑन। इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉक है वो किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, वोल्टेज एंड करंट दोनों पे डिपेंड करता है, या सभी पर डिपेंड करता है? यहाँ पे पहले क्वेश्चन जो भी देखा होगा तो वो तुरंत कहेगा कि सर करंट पे डिपेंड करेगा, मतलब जो हमें शॉक लगती है। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि जो आपको झटका लगता है, बिजली का झटका लगता है, वो किस वजह से लगता है? करंट की वजह से लगता है या वोल्टेज की वजह से लगता है? ये आपको बताना है। देखो भाई, मैक्सिमम लोगों का आंसर आना आएगा कि सर बी बी बी, लेकिन बी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए लाइन वोल्टेज जो है ये डिपेंड करता है कि आपको शॉक कितना लगेगा और कितना तेज लगेगा। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज यहाँ पे आंसर सही होगा। कैसे सही होगा, अब ये चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका पोल, ये है आपका पोल और इसमें कंडक्टर है। ठीक है, आप इतना जानते हैं कि कहीं पे भी यदि करंट प्रोवाइड हो, कहीं पे भी यदि करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 100 वोल्ट है, और यहाँ पे है कितना भाई, यहाँ पे भी 100 वोल्ट है, तो क्या इन दोनों के बीच कोई करंट फ्लो होगी? क्या करंट फ्लो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे ही यहाँ पे 80 वोल्ट हो जाएगा, तो अब इन दोनों के बीच करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है ना, तो करंट का फ्लो होना, करंट का बहना किस पे डिपेंड करता है? करंट का बहना एकदम डिपेंड करता है कि कितना हमने फोर्स लगाया है या कितना हमने पोटेंशियल दिया है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी तो कहते हैं ना भाई, वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक आपके पास एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट को एक बार आप ऐसे बंदूक में लगा के तब ट्रिगर कर रहे हैं, और एक बार ऐसे किसी को हाथ से, मतलब बुलेट को हाथ से लेके किसी को मार रहे हैं, तो बताइए दोनों में से कौन सी बुलेट जो है आदमी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? अब जाहिर सी बात है कि जो गन वाली बुलेट होगी वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया। जो हाथ से हमने फोर्स लगाया वो तो बहुत कम है ना भाई, जो हमने बुलेट से लगाया, जो हमने गन से लगाया है बुलेट पे फोर्स, वो बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। सेम वही कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करो। जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना ही हमें जो करंट होगी वो करंट हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और जितना कम वोल्टेज होगा करंट हमें उतना ही कम नुकसान पहुंचाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हमें झटका लग रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है लाइन वोल्टेज पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई देखिए, जैसे आपकी जो डोमेस्टिक लाइन है, मतलब घरों वाली जो लाइन है, घर वाली जो लाइन है, वो लाइन यदि आप उस लाइन के संपर्क में आ जाते हो तो आपको बहुत कम झटका लगता है। ठीक है, लेकिन वही यदि आप 11 किलो वोल्ट वाली लाइन के संपर्क में आते हो तो तुरंत हाथ जल जाता है। ठीक है, या 132 केबी वाले के संपर्क में आ जाओगे तो तुरंत, मतलब कि एकदम सेकेंडों में जला देगा आपको। तो ये डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ हैजार्ड कैन बी ऑकर ड्यू टू शॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मतलब कि आपको जब बिजली का झटका लग रहा है तो किस प्रकार का नुकसान हो सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोला है पहले में कि किसी अंग विशेष पर छल्ले पड़ जाना, या मांस का जल जाना, हृदय गति रुक जाना व मृत्यु, श्वास में रुकावट व मूर्छा मूर्छा और लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि उपयुक्त सभी। तो ये तो सबको पता होगा यार कि जैसे किसी को करंट लगता है, तो जैसे मान लो कि हमारा हाथ संपर्क में आ गया, लाइट के संपर्क में आ गया, तो ये हाथ
जहां पे संपर्क में आता है वो तार एकदम चिपक जाता है, तो ऐसा सफेद सफेद बन जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऊपर का मांस जल जाता है। तो मांस का जलना बात सही है। किसी अंग विशेष पर छल्ले पड़ जाना, छल्ला पड़ जाता है या फिर सफेद सफेद दिखने लगता है, ये बात सही, बिल्कुल सही है। मतलब कि ऑप्शन ए तो सही बन रहा है सर, ठीक है। हृदय गति रुकना व मृत्यु, ये भी हो जाता है। हृदय गति रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? क्योंकि जो हमारा फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है, मतलब कि करंट, जो करंट कह रहे हैं यार, जो हमारा खून का बहना है वो कम होने लगता है करंट की वजह से, तो वहां पे हमारी हृदय गति रुकने लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। श्वास में रुकावट व मूर्छा, जी हाँ, ऑप्शन ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है भाई कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन तीनों क्वेश्चन में तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। Which of the following is the cause of sparking in an electrical appliance? मतलब विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके यूपीपीसीएल एग्जाम में, यूपीपीसीएल टीजीटी 2016 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन इतना समझ लीजिए कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, और आपको यही क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में भी मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछता रहता है, थोड़ा सा ये लैंग्वेज अलग कर देगा और लैंग्वेज अलग करके पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे भाई, बस इसको बहुत अच्छे से करते जाइए। और पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका क्या है आपका, कैसे पढ़िएगा जब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। पहले एक चैप्टर पढ़ लीजिए आप अपना थ्योरी, चैप्टर पढ़ के फिर आप लगा लीजिए अपना निम्मी का क्वेश्चन जो भी चैप्टर वाइज दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज इसको भी करा रहे हैं। तो जब आपका निम्मी का पूरा क्वेश्चन लग जाए तब फिर इसको लगाइएगा। यदि आप इसमें 70% क्वेश्चन या 50 से एबव भी आप कर ले जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, ठीक है। और थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो ये जो 50% पहली बार में आएगा वो 80% 90% चला जाएगा। बस इतना हो जाए तो इतना तो आप आराम से कोई भी एग्जाम 80-90% यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम भी अटेम्प्ट कर लेंगे आसानी से। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है। कारण है, ये कारण लिख दिया है, कोई बात नहीं। चलिए तो भाई देखिए, स्पार्किंग का कारण आप सभी को पता होगा कि स्पार्किंग का कारण, मेन कारण तो यही होता है कि लूज कनेक्शन हो हमारा। कनेक्शन यदि लूज कर रहे हैं हम लोग कहीं पे तो स्पार्किंग होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे तार कटिया लगाते हो तो कटिया लगाने पे भी स्पार्किंग वहां पे लगातार होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका कनेक्शन जो है लूज है ना। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नहीं कर पाएगा, सारे लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे कि सर यदि लूज कनेक्शन रहेगा तभी जाके हमारा स्पार्किंग होती है। फॉल्ट ऑफ लाइसेंस, फॉल्ट अप्लायंसेस में भी स्पार्किंग होती है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक फॉल्ट अप्लायंसेस में स्पार्किंग हो, ठीक है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में भी होती है, लेकिन भाई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन तो बाद में आ रही है ना, शॉर्ट सर्किट कंडीशन बाद में आ रही है ना। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी। ओपन सर्किट यदि आप कहीं पे हो गया है सर, इसमें आपके लाइन में, तो वहां पे तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी। ये ओपन सर्किट का स्पार्किंग एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब हमारा वोल्टेज बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रहता है, तब हम लोग सर्किट को ओपन करते हैं तो वहां पे एक स्पार्किंग बन जाता है सर्ज की वजह से, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। सूचनात्मक चिन्ह का, द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंफॉर्मेटिव साइन इज, इंफॉर्मेटिव साइन, इंफॉर्मेटिव साइन पूछा है आपसे, उसका बैकग्राउंड कलर पूछा है। देखिए, तो इंफॉर्मेशन जो है ये आपका किस आकार में रहता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किस आकार में रहता है। ये रहता है आपका रेक्टेंगुलर में, ठीक है, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर में। रेक्टेंगुलर में रहता है या फिर स्क्वायर में रहता है ना। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा रहता है? इसका बैकग्राउंड कलर मैं आपको फिल कर दे रहा हूं। बैकग्राउंड कलर इसका रहता है कैसा? हरा। कैसा रहता है भाई? हरा रहता है। बैकग्राउंड कलर इसका हरा रहता है, ठीक है।
आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है बैकग्राउंड कलर है ना, तो बैकग्राउंड कलर आपको ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चीज आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है। इस पे जो हम लोग मार्किंग करते हैं वो मार्किंग किस कलर से करते हैं, तो मार्किंग या तो व्हाइट कलर से करते हैं या फिर रेड कलर से करते हैं। ठीक है, या तो व्हाइट कलर से या फिर रेड कलर से करते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई। यदि रेड कलर से करेंगे तो हमारा उस समय बैकग्राउंड जो है व्हाइट हो जाता है, और यदि व्हाइट कलर से करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन ही रहता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई मैं क्या बोला। यदि हम लोग यहाँ पे रेड कलर से इस पे मार्किंग करेंगे तो बैकग्राउंड उस समय हमारा व्हाइट होना चाहिए, और यदि हम लोग व्हाइट कलर से करेंगे तो बैकग्राउंड हमारा ग्रीन होना चाहिए। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। पूछा गया है पीपीसीएल टीजी2 में, पीपीसीएल टीजी2 में क्या क्वेश्चन पूछा है भाई कि इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर विच काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड। किस तरह का हम लोग एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं बिजली के आग को बुझाने के लिए। बिजली की आग को बुझाने के लिए क्या हम लोग बकेट से मतलब क्या कहते हैं भाई, पानी से बुझा सकते हैं क्या? नहीं, पानी से कभी नहीं बुझाना चाहिए इसको। किसी भी भीगे हुए कपड़े से भी नहीं ये करना चाहिए, बुझाना चाहिए। या जैसे एक वो विधि होती है कि कपड़े को लपेट के बुझा जाता है, ये भी विधि नहीं यूज करते हम लोग। हम लोग इसमें कौन सा विधि यूज करते हैं भाई? बिजली की आग को बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास डी टाइप का, क्लास डी टाइप, क्लास डी टाइप एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर। ठीक है, क्लास डी टाइप एक्सटिंग्विशर, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर होता है, CO2, वो हम यूज करते हैं बिजली की आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ये देखिए, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लास डी टाइप। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। घावों को भरने के लिए जो हमारा फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड के जो डिब्बा रहता है, डिब्बे में क्या चीज रहना चाहिए या कौन सी मेडिसिन रहना चाहिए घाव को भरने के लिए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक छोटी सी ऐसे डिबिया होती है, एक छोटी सी ऐसी डिबिया होती है, उस डिबिया में ब्लैक कलर का कुछ लिक्विड भरा रहता है। किस कलर का भाई? ब्लैक कलर का, है ना। ब्लैक कलर का एक कुछ लिक्विड भरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जिसको कहते हैं बिटाडीन, बिटाडीन कहते हैं। यही बिटाडीन यही बिटाडीन रखा जाता है घावों को भरने के लिए। इससे बहुत जल्दी जो भी चोट रहता है वो चोट की रिकवरी बहुत जल्दी से हो जाती है। ठीक है, बाकी हम लोग पेनिसिलिन तो जानते हैं कि पेनिसिलिन दर्द के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फेयर एंड लवली तो बताना नहीं होगा कि फेयर एंड लवली किस लिए यूज करते हैं, ये तो सबको पता होगा कि फेयर लवली किस लिए यूज करते हैं। ये प्रचार कर करके कंपनी वाले, मतलब फालतू का भाई, ये किस लिए यूज होता है यार? इसका कोई यूज है? दिखाते हैं कि देखो बिफोर, फेयर लवली यूज करने से पहले ऐसा था, यूज करने के बाद ऐसा हो गया। अरे यार छोड़िए, जाने दीजिए। चलिए हम लोग को अपने क्वेश्चन से मतलब है ना, यहाँ पे बिटाडीन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? फाइल के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये पहले आप हमें बताइए, कमेंट में लिखिए कि कौन कौन से प्रकार फाइल के होते हैं। और इस जब आप पूरा प्रकार लिख देंगे तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा प्रकार नहीं होगा। मैं कुछ आप यहाँ पे आपका नाम लिख दे रहा हूँ। पहले पहले तो एक फाइल में बना दे रहा हूँ, उस फाइल का जो जो मैं चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा उसका आंसर दे दीजिए हमें। ठीक है, जो जो चीज़ मैं फाइल से पूछूंगा उसका आंसर थोड़ा हमें बताइए। ठीक है, ये हो गई हमारी फाइल। तिरछा तो नहीं, टेढ़ा तो नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं, टेढ़ा भी यदि बन गया है तो। और ये हो गया फाइल का क्या?
ये हो गया हमारे फाइल का एक तरह से कह सकते हैं ऊपर का कैप, ठीक है। चलिए, जैसा भी फिगर बना है, फिगर से मतलब नहीं है, आप केवल ये बताइए कि इनका नाम क्या है, इनको कहते क्या क्या है, बस ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, मैं सबका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सामने। देखिए, ये होता है आपका फेस। ये क्या होता है भाई? ये होता है आपका फेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हिल। इसको क्या कहते हैं? हिल। और इसका एक और यहाँ पे एक लाइन बनी होती है, मतलब पीछे वाली जो लाइन होती है, इसी को हम लोग कहते हैं एज। ये क्या होता है भाई? ये होता है हमारा किनारा। क्या होता है भाई? किनारा, ठीक है। बाकी ये तो सबको पता है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हैंडल हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कैप, ठीक है। और ये जो चीज आके इस हैंडल में फंसी रहती है, मतलब अंदर जो जाके इसमें धसी रहती है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? टैंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टैंग कहते हैं, ठीक है। और बाकी ये इधर जो थोड़ा सा स्पेस खाली रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉइंट। इसको कहते हैं पॉइंट, ठीक है। ये हो गए आपके पूरे पार्ट हो गए। बाकी इसमें तो अब कुछ बचा नहीं है। बाकी एक चीज चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई होती है उसको हम लोग लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा पार्ट हो गया आपके फाइल के, ये पूरा पार्ट हो गए फाइल के। फाइल के कुछ टाइप्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, टाइप्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें कौन सा नहीं होगा? रेक्टेंगुलर आपने नहीं पढ़ा होगा, फाइल रेक्टेंगुलर फाइल नहीं होती है। स्क्वायर जी बिल्कुल होती है, ट्रायंगुलर भी होती है, आपकी बाउंड भी होती है, ठीक है। फ्लैट फ्लैट फाइल भी होती है, हैंग फाइल भी होती है, बहुत सारी फाइल होती है, लेकिन रेक्टेंगुलर फाइल आपकी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फाइल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि फाइल से क्वेश्चन आपका ऐसे एक फाइल बना के दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन सा पार्ट है फाइल का, ठीक है। ज्यादातर ये वाला पार्ट पूछता है, ये जो यहाँ पे तिरछा बना हुआ है, ये जो थोड़ा सा शेप बना हुआ है, कैटनरी टाइप का शेप जो बना हुआ है, इसी को ज्यादातर पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर CO2 एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड। अग्निशामक CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है? किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है, ये आपको बताना है। ये तो अभी हमने बताया था, लेकिन बस इस क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से पूछ लिया है। तो अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था भाई, उसमें बताया था कि जो हम लोग अग्नि जो हमारी इलेक्ट्रिकल से जो फायर लग रही है, या जो भी फायर प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिकल की वजह से, तो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसको बुझाने के लिए हम लोग क्लास डी टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। वो क्लास डी में आता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल की फायर है वो क्लास डी में आता है। और उसे बुझाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? उसे बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं CO2 का। ये तो हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे केवल एक ऑप्शन नहीं दिया, वहां पे दो दो ऑप्शन दिए हुए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, फिर क्लास ए, क्लास सी, और क्लास बी और क्लास डी। तो एक क्लास डी तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि हाँ सर, क्लास डी तो हमारा था, क्लास डी के लिए हमने यूज कर लिया था, ठीक है। बाकी एक हमारा और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्लास बी। तो जो CO2 एक्सटिंग्विशर है, CO2 एक्सटिंग्विशर क्लास बी और क्लास डी दोनों टाइप के अग्नि को एक्सटिंग्विश करने के लिए, दोनों टाइप के फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक काम कर रहे हैं, एक काम करिए आप लोग, थोड़ा सा एक चार्ट यहाँ पे बना ही लो कि कौन कौन सी आग को किस किस वर्ग में रखा गया है। ये एक चार्ट यहाँ पे बना लो। चार्ट बना लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने में, है ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन को मैं कर दिया थोड़ा सा छोटा। हाँ, मैं इधर कर ले रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कर दिया हूँ यहाँ पे छोटा, और अब मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ एक टेबल। इस टेबल को बस आप लोग याद रखिएगा, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ये क्लास वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए क्लास ए। क्लास ए में कौन कौन सी आपकी फायर आती है भाई? क्लास ए में कौन कौन से आएंगे आपके? लिख लीजिए कि कपड़े में
कपड़े में लगी आग, ठीक है, रबड़ में, ठीक है, या फिर आपका हो जाएगा कागज, या फिर हो जाएगा आपका कास्ट। ये सब आ जाते हैं आपके क्लास ए में। क्लास बी में कौन कौन से आएंगे यार? क्लास बी में आ जाएगा आपका तेल, ठीक है, तेल में लगी आग, या फिर आपका हो जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, या और हो जाएंगे आपके प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन। ये सब जो है इसमें यदि आग लग रही है तो ये आपके क्लास बी में आते हैं, ठीक है। अब क्लास सी में कौन कौन से आते हैं भाई? क्लास सी में आपका आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हो गया कोई ट्रांसफार्मर, लिख लीजिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपके हो जाएंगे सर्वर, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर। इन सब में यदि आग लग रही है तो ये क्लास सी में आते हैं, ठीक है। क्लास डी में कौन कौन से आते हैं? क्लास डी में आ जाएंगे आपके किसी धातु के अंदर, किसी धातु के अंदर लगी है यदि आग तो वो क्लास डी में आती है, ठीक है। धातुओं, धातुओं में लगी आग, ठीक है, जैसे कि आपका लिथियम हो गया, लिथियम, या पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, मतलब किसी धातु के अंदर यदि आग लगी है तो वो किसके अंदर आती है? वो आ जाती है आपके क्लास डी के अंदर, ठीक है। क्लास ई में कौन कौन सी आती है भाई? क्लास ई में आ जाएगा आपका वनस्पति, वसा, इन सब में यदि आग लग रही है तो ये आ जाएगा आपका क्लास ई में, ठीक है। क्लास ए में कौन कौन सा आ रहा है भाई? क्लास ए में आ रहा है आपका कपड़ा में, या फिर रबड़ में, या फिर कागज में, या किसी कास्ट में लगी है तो वो हो जाएगा हमारा क्लास ए टाइप का फायर, ठीक है। क्लास बी टाइप का फायर, क्लास बी टाइप में कौन कौन से फायर आते हैं? वो यदि तेल में आग लगी हो, या फिर किसी अल्कोहल में लगी हो, या प्रोपेन या ब्यूटेन, ये भी एक तरह क्या है भाई? ये भी एक तरह के हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि ऑयल ही है, ठीक है। इनको ऑयल की कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है, ये ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए इसको ऑयल के कैटेगरी में रख दिया गया है, ठीक है। क्लास सी में ट्रांसफार्मर हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, मतलब ये क्लास सी में ही हमारी आ जाएगी आग भी, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली भी, ठीक है। और क्लास डी में धातुओं में लगी क्लास डी धातु, क्लास डी में कौन कौन सा है भाई? धातुओं में लगी आग, लिथियम या पोटेशियम, ये क्लास डी में आती है, ठीक है। क्लास ई में कौन कौन सा आता है? खाना पकाने के लिए तेल और ग्रीस तथा वनस्पति, तो ये आता है, ये सब आता है हमारा क्लास डी में, क्लास ई में, सॉरी क्लास ई में। क्लास डी में कौन कौन सा आएगा? किसी धातु के अंदर यदि आग लगी हो तो वो आ जाता है हमारा क्लास डी में, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका तो हमने आंसर आपको बता दिया था, इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाटर ब्रेक परीक्षण में उपयोग किया जाता है, वाटर ब्रेक टेस्ट इज यूज्ड फॉर, किस लिए वाटर ब्रेक यूज किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। मेजर प्लेटेड थिकनेस, लेपित मोटाई का मापन करने के लिए, ठीक है। वेरीफाई यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोटिंग, कोटिंग की समानता की जांच करने के लिए। मेजर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता की जांच करने के लिए। वेरीफाई क्लीननेस इफ सरफेस, क्या है यार पूरा हिंदी, सतह की सफाई की जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो ये तो
केवल इसके नाम से भी क्लियर हो जा रहा होगा कि वाटर ब्रेक टेस्ट हम लोग किस लिए यूज करते हैं भाई, कहीं ना कहीं वाटर को भाई किसी सरफेस को साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाटर ब्रेक टेस्ट। ये यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, इफ नहीं होगा, इसको ऑफ लिख लो, ऑफ। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंग्लिश गलत लिख रहा है। वेरीफाई क्लीननेस ऑफ सरफेस, ठीक है, हाँ, सतह की सफाई की जांच की जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो हम लोग वाटर ब्रेक टेस्ट यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं भाई, सरफेस की सफाई की जांच करने के लिए। ठीक है, सरफेस की सफाई की जांच करने के लिए या सरफेस की सफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाटर ब्रेक टेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे तो आपको पहले से ही दिख जा रहा होगा। एक काम करते हैं, हम पहले इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ना, कवर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको आंसर पहले पता चल जाए, क्योंकि हमने ये फोटो जो है गूगल से लिया है। अब गूगल से लिया है तो ये चीज़ आपको दिख जा रहा है पहले ही आंसर में, है ना। चलिए आप बताइए कि क्या पूछा है कि दिया हुआ चिन्ह की चेतावनी दर्शाता है। ये जो दिया हुआ है ऐसे चिन्ह यदि कहीं पे बना के दिया हुआ है तो ये क्या दर्शाता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा चिन्ह है, ये वार्निंग है या मैंडेटरी है या फिर आपका निषेधात्मक है, क्या है ये, किस तरह का साइन है ये। तो ये तो आपको क्लियरली दिख जा रहा होगा कि ये रेड कलर, सॉरी ये ट्रायंगुलर में बना है, तो ये क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा हमारा वार्निंग, ये वार्निंग साइन हो जाएगा, है ना। ये तो पहली बात पता चल गई। इन्फॉर्मेटिव भी नहीं, इन्फॉर्मेटिव रहता तो किस में रहता, वो रेक्टेंगुलर में रहता। ठीक है, पहला चीज तो आपको पता चल गया। दूसरा चीज आपसे अब पूछा है कि ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये लेजर बीम को दर्शा रहा है। किसको भाई, लेजर बीम को दर्शा रहा है, लेजर बीम को दर्शा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन करने के पीछे कैसे लॉजिक लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया, तो हमने आपसे क्या पहले पूछा कि ये किसका चिन्ह है, तो ये वार्निंग का चिन्ह है, ये आपको पहले पता चल गया। तो अब आपको एक चीज और पता चल रहा होगा सर वार्निंग का बैकग्राउंड कैसा रहता है, वार्निंग का बैकग्राउंड येलो कलर का रहता है, ये चीज आपको पता चल गया। ठीक है, वार्निंग वाले पे हम लोग जो साइन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, वार्निंग पे हम लोग सिंबल ब्लैक कलर से बनाते हैं। ये भी एक दूसरी चीज आपको पता चल गई। तो जब आपको क्वेश्चन ऐसे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ के पढ़ेंगे तो ये चीज जब आपको आने लगेगी ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ने, तो मान के चलिए कि अब आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे हो गई है। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं, न कि बस क्वेश्चन देखा और तुरंत आंसर दिया आगे बढ़ गया। भाई क्वेश्चन का कंसेप्ट बनाइए, कंसेप्ट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप रटते रह जाएंगे, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल आप रट के अपना थ्योरी मतलब कि बोर्ड का एग्जाम पास कर सकते हैं या फिर अपना इलेक्ट्रीशियन जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम है, एनसीबीटी बोर्ड का जो एग्जाम है वो पास कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं पास कर सकते, कॉम्पिटेटिव के लिए आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका है। अब देखिए ये आपके सामने सिंबल बना दिया है, अब पूछ लिया आपसे कि ये क्या है, पूछ लिया है आपसे कि क्या है। अब मैं फिर से यहाँ पे आपसे पूछूं कि भाई ये किस चीज का सिंबल, ये कौन से साइन है, तो ये तो तुरंत आपको अब क्लियर हो जाएगा कि सर ये क्या है, ये वार्निंग साइन है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को कि सर ये वार्निंग साइन है कि कौन से साइन है, ये तो तुरंत बता देगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगुलर में बना हुआ है, तो ये हमारा वार्निंग साइन हो जाएगा। तो ये सिंबल आपको क्लियरली पता चल रहा होगा भाई। जनरली ये सिंबल जो है, ये सिंबल तो हम लोग यूज करते हैं फॉल्ट में, ये सिंबल जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रीशियन से जो भी होंगे उनको पता होगा कि ये जब हम लोग फॉल्ट दिखाते हैं किसी लाइन में तब ये चीज बनाते हैं, ये ऐसा सिंबल बनाते हैं। लेकिन ऐसा सिंबल यदि कहीं पे बना दिया गया है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब है डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉक, इलेक्ट्रिसिटी शॉक का खतरा है यहाँ पे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पे ये नीचे किसी एक पर्सन को बना देता है, कोई एक पर्सन आपका बन जाएगा यहाँ पे, जैसे एक पर्सन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसके पैर हो गए, इसके बाद फिर इस पे एक ऐसे बना देगा और फिर इसको एक ट्रैंगल में इसको बना देगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी शॉक का ही साइन है, सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉल्ट के लिए आपको मैं बता दिया कि फॉल्ट केवल ऐसे बना हो तो वो फॉल्ट है,
फ्यूज कैसा रहता है भाई, फ्यूज को इस तरीके से दिखाता है, इस तरीके से फ्यूज को दिखाता है, फ्यूज का सिंबल है, ठीक है। और डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉक आपको पता चल ही गया, ये कुछ इस तरीके का सिंबल इसका होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किन चिन्हों में की बॉर्डर एंड बीच में बना क्रॉस लाल हुआ होता है, विच ऑफ फॉलोइंग साइन हैव बोथ बॉर्डर एंड ए क्रॉस इन बिटवीन पेंटेड विथ रेड कलर, ये आपको बताना है। आप देखिए अब ये आपके सीधे सीधे वही सिंबल से आ गया है कि क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किसका क्या पूछा है यार, कि इन बिटवीन पेंटेड विथ रेड कलर, इसका बॉर्डर, बोथ बॉर्डर एंड क्रॉस इन बिटवीन पेंटेड विथ, बोला है कि बॉर्डर, जैसे ये बाहर बाहर जो बॉर्डर बना रहता है, ये जो बाहर बाहर बॉर्डर बना रहता है ये भी रेड कलर में हो, और जो क्रॉस चिन्ह बना रहता है वो भी आपका रेड कलर का हो, ये भी रेड कलर का हो और ये भी रेड कलर का हो, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब ये किस तरह के साइन का होता है ऐसा, ये तो क्लियरली, अब जो भी एक एक जगह पूरा चीज पढ़ लिया होगा तो वो क्लियरली क्वेश्चन तुरंत देख के केवल बताएगा कि हाँ सर ये किसका साइन है या किसका ऐसा बना होता है। मैंने पहले सिंबल उसी तरीके का बना ही दिया है, तो ये सिंबल भी देख के सबको पता चल गया होगा कि हाँ सर ये क्या है, ये सिंबल मैंने पहले ही उसी तरीके का बना दिया, ठीक है। चलिए एक काम करिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज नोट ही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा साथ साथ नोट भी करते चलिए। देखिए जो आपके निषेधात्मक, से मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोविजन, निषेधात्मक साइन कैसे होते हैं भाई, निषेधात्मक साइन आपके जो है वृत्ताकार होते हैं, वृत्ताकार, और ये कैसे बने होते हैं, ये इनका बॉर्डर, बॉर्डर तथा क्रॉस रेड लाल रंग का होता है, ठीक है, प्रोविजन वाले में। फिर मैंडेटरी में क्या होता है यार, मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कि अनिवार्य, अनिवार्य साइन में क्या होता है, ये होता है आपका कि इसका ये भी बना होता है आपके किसमें भाई, ये इसका लिखिए कि बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड का बैकग्राउंड होता है आपका ब्लू कलर का, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा होता है भाई, ब्लू कलर। और जो हम लोग साइन बनाते हैं, साइन या चिन्ह, ऐसे लिख लो, थोड़ा सा अलग लिख लो, चिन्ह वाइट से बनता है, ठीक है, वाइट। और ये कैसा होता है भाई, ये भी होता है आपका वृत्ताकार, वृत्ताकार, ठीक है। लेकिन ये एक वृत्त रहता है और इसमें कितने रहते हैं, इसमें रहते हैं आपके दो वृत्त, ठीक है। इसका इस तरीके से बना होता है। प्रोविजन हो गया, मैंडेटरी हो गया, और कौन सा ले लें, और ले लीजिए एक आपका वार्निंग, एक होता है आपका वार्निंग साइन। वार्निंग साइन कैसा रहता है भाई, ये रहता है आपका त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, इसका बैकग्राउंड होता है येलो कलर का, चलिए मैं येलो, येलो से ये लिख दे रहा हूँ, ये तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा यार, चलो मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है, येलो। और बाकी हम लोग इस पे बनाते किससे हैं, ब्लैक कलर से। इसका जो सिंबल है, सिंबल कैसा बना रहता है भाई, ब्लैक, ब्लैक कलर से। ये तो हो गया आपका वार्निंग। फिर आपको इंफॉर्मेटिव वाला तो मैं बता ही दिया हूँ, इंफॉर्मेटिव वाला तो मैं बता दिया आपको कि या तो रेक्टेंगुलर होता है या फिर स्क्वायर होता है, उसका बैकग्राउंड जो है वो हरे कलर का होता है और इसको हम लोग बनाते हैं व्हाइट कलर से, ठीक है। या यदि इसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होगा तो उस पर बनेगा रेड कलर से, ठीक है।
ये मैं आपको बता दिया हूँ। तो थोड़ा सा ये चार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी इसका जो आंसर होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निषेधात्मक में ही ये जो पट्टी होती है ना, देखिए ये पट्टी कैसे बनी रहती है, ये कुछ इस तरीके का एक बीच में भी क्रॉस बना रहता है, ठीक है, और ये पूरा रेड कलर से भरा होता है, ये पूरा रेड कलर से भरा होता है, और ये भी रेड कलर से भरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटा लिटाया जाता है, जमीन पर लिटाया जाता है, ये आपको बताना है कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया के लिए, कृत्रिम श्वास देना है आपको, आर्टिफिशियल तरीके से आपको श्वास देना है, तो जो पेशेंट है या जिसको विद्युत का झटका लगा है उसे किस तरह से लिटाया जाता है। इस तरह से नहीं, वो तो छाती के बल लिटाया ही है, तो छाती के बल लिटाया किस विधि में जाता है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए भाई, आपको आपके सामने दिया हुआ ऑप्शन सेफर, सिल्वेस्टर, माउथ टू माउथ और यूज ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर। तो जो हमारा ये है यूज ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर, तो ये इसमें तो भाई सीधे सीधे हम लोग कृत्रिम सांस के लिए एक यंत्र यूज करते हैं, उसको सीधे सीधे क्या करते हैं भाई, नाक में लगा देते हैं, तो वो तो यंत्र की बात हो गई, ठीक है। उसके लिए पीठ के बल ऐसे लेटा के और सीधे सीधे नाक पे लगा देते हैं, तो वहां से हम लोग आर्टिफिशियल तरीके द्वारा हम लोग सांस को दे रहे हैं, तो ये तो बात गलत हो गई, ठीक है, ये बात गलत हो गई। माउथ टू माउथ मेथड मतलब कि अपने मुंह से, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको शॉक लगा है उसके मुंह को ऐसे खोल के फिर सांस भरा जाता है, तेजी से इधर से फूंकते हैं तो उसको सांस मिलती है, तो एक तरीका ये होता है माउथ टू माउथ सांस देने का, ठीक है। तो ये तरीका तो आप चाहें जैसे भी दे सकते हैं, इसे छाती के बल लेटा के देने की कोई जरूरत है, मतलब ऐसे छाती के बल लेटाने का मतलब क्या है कि हम ऐसे जमीन पे लेटे हुए हैं, तो ये तरीका ये तो तरीका नहीं होगा, छाती के बल यहाँ पे बोला है ना। फिर एक मेथड दिया हुआ है आपके पास सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड में क्या करते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसको ऐसे लेटा देते हैं, ठीक है, किसके बल, पीठ के बल, पीठ के बल लेटा देते हैं, पीठ के बल लेटा के और उसका हाथ ऐसे मोड़ के फिर थोड़ा थोड़ा उसको दबाते हैं, उसको मतलब पीठ के बल लेटा देते हैं, छाती के बल नहीं लेटाते हैं, ठीक है। सैफर मेथड में क्या करते हैं, इसमें जो है जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसको छाती के बल लेटा के और उसके दोनों पसलियों पे, ये जो दोनों पसली है यहाँ पे, दोनों पसलियों पे ऐसे हाथ रख के और थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाते हैं, थोड़ा थोड़ा दबाते हैं, ताकि जो फेफड़ों में वायु फंसी हुई है वो वायु बाहर निकल जाए और वो व्यक्ति आसानी से सांस ले, ठीक है। तो सैफर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसे छाती के बल लेटा देते हैं, फिर उसकी पसलियों को थोड़ा थोड़ा दबाते हैं ताकि फेफड़े की वायु बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है, तो सरलतम विधि तो आपको क्लियरली पता भी चल रहा होगा कि सरलतम विधि कौन सी हो जाएगी यार, इसमें सरलतम विधि माउथ टू माउथ हो जाएगा ना भाई, यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, माउथ टू माउथ सबसे ज्यादा आसान है भाई। इसके लिए भी सिल्वेस्टर के लिए आपको पहले पीड़ित व्यक्ति को ऐसे लेटाना होगा, लेटा के फिर उसके दोनों हाथ को ऐसे ऊपर करके तब फिर आप सिल्वेस्टर विधि का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेफर मेथड के लिए आप ये करेंगे कि पहले उसको छाती के बल लेटाइए, ठीक है, फिर उसका नाक और मुंह खुला रहना चाहिए, ये चीज भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसका नाक और मुंह खुला रहे, मतलब ये नहीं कि ऐसे कर दिए तो उसका मुंह जाके ऐसे जमीन पे लगा हुआ है, उसके मुंडी को ऐसे रखेंगे, ठीक है, मुंडी ऐसे रहेगा ताकि उसका नाक और मुंह खुला रहे, वो आसानी से उसके मुंह से या उसके नाक से हवा आती जाती रहे, ठीक है। माउथ टू माउथ मेथड में क्या करना है, बस उसके मुंह को पकड़ना है और सांस भर देना है, तो ये सबसे आसान विधि है कृत्रिम में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करें। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करें। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक आपके आईक्यू लेवल का भी टेस्ट होगा, इस क्वेश्चन में आपके आईक्यू लेवल का भी टेस्ट होगा कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति विद्युत से जुड़ा हुआ है, मतलब कि उसको लगातार विद्युत शॉक लग रहा है, तो आप वहां पे सबसे पहले क्या करोगे।
स्विच ऑफ द मेन स्विच को आप ऑफ करोगे, या फिर कट द वायर विद नाइफ, या फिर जाके दौड़ के तार को काटोगे चाकू से या किसी भी चीज से, ठीक है। पुश द पर्सन एंड सेपरेट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टैक्ट्स, उसको जो भी जिस भी पर्सन को इलेक्ट्रिसिटी लग रही है उसे धक्का देंगे, धक्का देंगे इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद बोला है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी से अलग करेंगे, उसे इलेक्ट्रिसिटी से अलग करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। या फिर यूज एनी वन मेथड गिवन बिलो, उपरोक्त में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए कि इसमें से क्या करेंगे। यहीं पे आपके आईक्यू लेवल का भी टेस्ट हो जाएगा कि आप कितने, क्या कहते हैं, कितने बुद्धिमान है या आपका आईक्यू लेवल क्या है। भाई इसमें से सबसे बेहतर तरीका क्या है किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से बचाने का। तरीका तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों सर तीनों ऑप्शन तो सही हो सकते हैं। यदि हमारे पास प्लस है तो हम लेके तुरंत प्लस से वायर ही काट देंगे। कोई कहेगा कि सर ये भी तो हो सकता है हम उसको धक्का दे दें। अरे मेरे भाई धक्का देने जा रहे हो, धक्का देने जाओगे यदि तुम्हारे पास ग्लव्स नहीं तो जैसे ही उससे तुम टच हो तुरंत तुमको भी शॉक लगेगा, ठीक है। और चाकू काटने, मान लीजिए आप वायर को कटने जा रहे हैं भाई, तो एक लाइव मतलब जिसमें करंट दौड़ रहे उस वायर को यदि आप काटने जा रहे हैं तो वहां पे आप भी तो सुरक्षित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा कि आप प्रयास तो यही करिए कि जाके तुरंत स्विच को ऑफ करिए। यदि ये चीज नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, मतलब स्विच काफी दूर है, तो आप उस मनुष्य को छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका ये अपनाइए कि किसी डंडे का प्रयोग करिए, किसी डंडे से उस लाइव वायर को हटाइए, मार के हटा दीजिए, ठीक है। या तो ये तरीका अपना लीजिए, नहीं तो फिर अपने हाथ को ग्लव्स मतलब किसी न किसी इंसुलेटर से पहले ढक लीजिए, तब फिर उसको हटाइए, ठीक है। तो ये चीज आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि जाके आप तार को काटने लगे या उसे धक्का देने लगे। धक्का देने जाएंगे आप तुरंत चिपक जाएंगे उसी में, जब तक आपके हाथ में कोई ग्लव्स या फिर कोई इंसुलेटर नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन ही हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि जैसे सप्लाई को कट करेंगे तुरंत करंट जाना बंद हो जाएगा, करंट जाना बंद हो जाएगा तो मनुष्य अपने आप हट जाएगा सप्लाई से, ठीक है ना, लाइव वायर से अपने आप हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु, विद्युत कार्यशाला जो है उसमें अग्निशमन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किस एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन किसमें आपसे पूछा है, देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में आपसे पूछा है ये क्वेश्चन। और आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है कि एक्सटिंग्विशर शुड बी अवेलेबल, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, बकेट फिल विद सैंड शुड बी अवेलेबल, ए ओवरहेड वायर टैंक शुड बी अवेलेबल, ऑल एबव थिंग्स शुड बी अवेलेबल। उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी यदि विद्युत कार्यशाला है, कोई भी यदि इलेक्ट्रिसिटी वर्कशॉप है, तो उस वर्कशॉप के अंदर ये सारी चीजें रहनी ही चाहिए। जैसे ये आप लोग किसी सब स्टेशन पे जाते होंगे तो देखे होंगे कि वहां पे एक लाल कलर की छोटी छोटी बाल्टी रहती है जिसमें बालू भर के रखा जाता है। बालू भर के क्यों रखा जाता है, क्योंकि यदि सब स्टेशन पे आग लगेगी तो तुरंत वही बाल्टी का उसी बाल्टी में जो बालू भरा है उसको ले जाके फेंकेंगे तो जल्दी से जल्दी आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये भी होना ही चाहिए। और एक्सटिंग्विशर शुड बी अवेलेबल, एक्सटिंग्विशर तो होने ही चाहिए। ये हो गया ऑप्शन, फिर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। दो ऑप्शन यदि करेक्ट हो गए तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाए, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ऑल एबव थिंग्स शुड बी अवेलेबल, ऑल एबव थिंग शुड बी अवेलेबल, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया है क्या इसमें, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे पूछा आपसे सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि, यार ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, फिर भी यदि पूछ ही दिया तो ले लीजिए। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है, पृष्ठभूमि इसकी होती है आपके ग्रीन कलर की, ठीक है। और आकार कैसा होता है, आकार इसका होता है आपका वर्गाकार, वर्गाकार या फिर रेक्टेंगुलर आयताकार, वर्गाकार या फिर आयताकार,
तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं दिया है, स्क्वायर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर भी दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि मैं यहाँ पे मैंडेटरी की बात कर देता तब, तो मैंडेटरी कैसा हो जाता भाई, मैंडेटरी हो जाता हमारा, मैंडेटरी किस कलर का होता है यार, मैंडेटरी होता है ये ब्लू कलर का, इसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है, और इसका जो आकार है, आकार कैसा होता, आकार होता वृत्ताकार, वृत्ताकार। ठीक है, वार्निंग का कैसा होता, वार्निंग का हमारा होता ट्रायंगुलर और बैकग्राउंड येलो कलर का। ठीक है, और प्रोविजन मतलब निषेधात्मक कैसा होता, उसका होता हमारा वृत्त, लेकिन उसमें डबल वृत्त बनना चाहिए और क्रॉस लगा होना चाहिए। ठीक है, ये डबल वृत्त होना चाहिए और ये क्रॉस होना चाहिए। ठीक है ना, और ये रेड कलर के होते हैं, ये रेड कलर का होगा और ये भी रेड कलर का होगा। ठीक है, ये 4 तरह के आपके साइन है, मैं चारों तरह के साइन एक ही बार साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये साइन हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ हेलन के एक्सटिंग्विशर, कंप्रेस्ड वाटर एक्सटिंग्विशर, भाई इसका तो यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर फिल्ड गैस कैटराइज, इसका भी बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। फोम एक्सटिंग्विशर, झाग से भरे एक्सटिंग्विशर का नहीं, इसमें भी लिक्विड हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। हेलन के एक्सटिंग्विशर, हेलन के एक्सटिंग्विशर का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए भाई, बिजली की आग को बुझाने के लिए। ठीक है, बिजली की आग को बुझाने के लिए हम लोग हेलन के एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और भाई देखिए, ग्लोबल ITI की तरफ से जो भी एफर्ट किया जा रहा है, यदि ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो बस आपको इतना ही करना है कि थोड़ा सेशन को शेयर करिए। ठीक है, पहली बार आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मतलब ग्लोबल ITI की तरफ से कुछ सोचा गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।